जॉन लॉक का योगदान देखते हैं। जॉन लॉक का पहला बड़ा योगदान जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं वो था कौन सी क्रांति? 1688 की गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, एक नंबर। दूसरा, हम एक बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि जॉन लॉक किसका पिता है? उदारवाद का पिता है। सीबी मैकफर्सन जैसे लोग भी कहते हैं कि जो ब्रिटिश उदारवाद है उसका मुख्य प्रवक्ता कौन है? जॉन लॉक ही है। प्रोफेसर वाहन कहते हैं कि ये व्यक्तिवादियों में क्या है? शिरोमणि है, व्यक्तिवादियों का शिरोमणि। क्योंकि उदारवाद की जो मूल थीम होती है वो क्या होती है? व्यक्तिवाद से शुरू होता है उदारवाद, व्यक्ति के संदर्भ में वो क्या करा है, फिर आगे बढ़ता है वो। तो हम इसको उदारवाद का पिता क्यों कहते हैं? इससे पहले होब्स है ना, वो थोड़े से कौन से विचार प्रकट कर चुका था? उदारवादी। लेकिन उसके उदारवाद में निरंकुशतावाद घुसा हुआ है। क्योंकि हम कल कल चर्चा कर रहे थे, वो व्यक्तिवादी भी है लेकिन अंत में वो क्या हो जाता है, जब निष्कर्ष निकालता है तो तब वो निरंकुशवादी हो जाता है। ये ऐसा नहीं था, ये तो अंत में भी इसकी जो निष्कर्ष निकलते हैं वो राजतंत्र को और उसकी निरंकुशता को क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। इसलिए हम इसको उदारवाद का पिता बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, उदारवाद की मेन थीम होती है वो क्या होता है? व्यक्तिवाद। तो ये व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति समझदार है, विवेकशील है, वो मूर्ख नहीं है। तो और कोई संस्था उसको नहीं चलाएगी, बल्कि वो अपने फायदे के लिए सारे निर्णय कौन करेगा? खुद करेगा। वो जानता है कि उसकी भलाई किस में है। अर्थशास्त्र में ये भाव फट से हमें समझ में आ जाते हैं कि हर एक उपभोक्ता है वो विवेकशील होता है। तो वो कम से कम कीमत दे के अच्छे से अच्छा माल लेना चाहता है। आपने किसी ऐसे उपभोक्ता को देखा है क्या जो ना घटिया सी भी चीज के भी मनमर्जी के क्या दे दे, पैसे दे दे? कभी नहीं देता। वो पूरी बार्गेनिंग करता है। उस बार्गेनिंग में वो खुद का ज्यादा से ज्यादा क्या देखता है? फायदा देखता है। ऐसे ही व्यक्तिवाद है, ये कहता है कि हर एक व्यक्ति विवेकशील है तो सारे निर्णय कौन करेगा? वो स्वयं करेगा। ऐसे में ही बहुमतवाद का समर्थन करता है जॉन लॉक। ये बहुमतवाद क्या होता है? ये कहता है कि कल को अगर क्रांति करने की जरूरत पड़ गई, इसका तात्पर्य है कि अगर कोई सरकार है वो जनता के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई, तो उस सरकार को हटाना है। हटाने का मतलब क्या कहलाता था उस टाइम? क्रांति कहलाती थी। तो उसको कौन हटाएगा? तो वो कहता है कि उसको कम लोग नहीं हटा सकते, बल्कि उसको कौन से लोग उठाएंगे? बहुमत के लोग हटाएंगे। अब बहुमत के लोग कैसे हटाते हैं? अपने देश में बताओ, क्रांति होती है, क्रांति का मतलब होता है सरकार को हटाना। तो अपन कैसे हटाते हैं बताओ? बहुमत से उठाते हैं। जब अधिकांश जनसंख्या एक तरफ हो जाती है, 273 का बहुमत मिल जाता है, दूसरों से ज्यादा मिल जाता है तो हम हटा देते हैं। तो जो क्रांति होगी वो कैसी होगी? बहुमत से होगी। तीसरा, वो कौन से अधिकारों का समर्थन करता है? प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। चौथा, वो कैसी सरकार की स्थापना करता है? सीमित सरकार की स्थापना करता है। तो ये व्यक्तिवाद, बहुमतवाद, प्राकृतिक अधिकार, ये सीमित सरकार, सीमित संप्रभुता, और उसके बाद काय का समर्थन, जनतंत्र का समर्थन, संसद का समर्थन, और उसके बाद प्रतिनिधियात्मकता का समर्थन। ये प्रतिनिधियात्मकता क्या होती है? कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही कहां बैठेंगे? संसद में, और वही क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। उसके बाद ये शक्ति का क्या करता है? पृथक्करण। सारे काम राजा नहीं करेगा बल्कि काम बांट दिए गए हैं। शक्ति का क्या कर देता है? ये पृथक्करण कर देता है। फिर इसका जो विधि के शासन का जो समर्थन करता है, विधि का शासन। तो ये सारी चीजें काय में आती है? उदारवाद में। और सबसे बड़ी बात है कि उदारवाद जब आर्थिक क्षेत्र में आता है तो वो कौन सा रूप ले लेता है? एस शेप का रूप ले लेता है। फिर वो कहता है कि राज्य सिर्फ कैसा होगा? रात्रि प्रहरी होगा। और राज्य सिर्फ मिनिमल होगा, यानी राज्य संक्षिप्त होगा, या राज्य क्या होगा? सीमित होगा या
जो भी आप और कह लो, इसको मिनिमल स्टेट इसको बोल दें अपन। तो हस्तक्षेप, रात्रि प्रहरी राज्य, ये सब भी किसके है? उदारवाद के। और सबसे बड़ा इसमें कौन सा अधिकार, जब हम हस्तक्षेप रात्रि प्रहरी कह रहे हैं, कि इस उदारवाद से निकला हुआ है पूंजीवाद। और पूंजीवाद में मूल थीम क्या होती है? निजी पूंजी और संपत्ति का अधिकार। अब ये देखो, इतनी सारी नई नई चीजों का आगाज कर रहा है कौन? जॉन लॉक। अब आपको कतई इनको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी देशों की विशेषताएं देखेंगे ना, ये सारी कहां नजर आ जाएगी आपको? जॉन लॉक में नजर आ जाएगी ये सारी चीजें। व्यक्तिवाद, बहुमतवाद, पूंजीवाद, प्राकृतिक अधिकार, सीमित सरकार, जनतंत्र, प्रतिनिधियात्मकता, शक्ति पर थकन। शक्ति पर थकन क्या होता है? शक्ति एक एक अंग सारे काम नहीं करेगा, बल्कि अलग अलग अंग है, अलग अलग काम करें। ये क्यों जरूरी होता है शक्ति पर थकन? क्यों? एक ही अंग के पास सारे अधिकार होंगे तो वो अंग क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कल हम रिग्स भी कह रहा था कि एक होती उत्पादकता और एक होता है सरकारी कर्मचारियों की शक्ति। तो हम ये सोचते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारियों की शक्ति बढ़ेगी तो उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। ये गलत कथन है। जैसे जैसे कर्मचारी शक्तिशाली होते जाते हैं उनकी उत्पादकता घटती जाती है, वो निरंकुश हो जाते हैं। तो सत्ताएं जब इकट्ठी हो जाती है, निरंकुश हो जाती है, और ज्यादा सत्ता और ही ज्यादा क्या होती है? भ्रष्ट होती है। लॉर्ड एक्टन जैसे लोग भी कह के गए। इसलिए शक्ति को कमजोर करने का तरीका क्या है? शक्ति को क्या कर दिया जाए? टुकड़े कर दिए जा सकती है, अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। शक्ति पर थकन, रूल ऑफ लॉ, हस्तक्षेपकारी राज्य। हस्तक्षेप राज्य लेस इज फेयर स्टेट, जो संपत्ति के मामले में हस्तक्षेप है नहीं करता। ऐसा राज्य सिर्फ क्या होता है? रात्रि प्रेरी होता है, जो सिर्फ किसकी रक्षा करता है? प्राकृतिक अधिकारों की, कल्याण नहीं करता। ये पूंजीवाद का प्रवक्ता है, निजी पूंजी और संपत्ति के अधिकार का क्या करता है? ये समर्थन करता है। इसलिए हम इसको किसका पिता बोलते हैं? उदारवाद का पिता बोलते हैं। अभी तक तो हमने इसकी प्रशंसा ही की है, तो क्या हम इसकी आलोचना भी कर सकते हैं? क्या? हाँ, कर सकते हैं। उदारवाद के मुद्दे पे तो कर ही सकते हैं। और इसकी आलोचना फिर कौन करेगा? सीबी मैकफर्सन। देखिए, आलोचना शब्द से लिखी हुई है, हो सकता है किसी और जगह कर दी गई हो। सीबी मैकफर्सन इसकी आलोचना करता है। अब पुस्तक आपको याद है, बताओ कौन सी? द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। कि ये हॉब्स और लॉक है। सीबी मैकफर्सन जो कनाडा के एक विश्वविद्यालय में टोरंटो में प्रोफेसर है, और ये समाजवाद का समर्थन करता है, थोड़ा उदार समतावाद का समर्थन करता है, कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। ये हॉब्स और लॉक को क्या कहता है? ये कौन है? स्वतःमूलक व्यक्तिवादी है ये सारे। तो पुस्तक भी आपके याद है, स्वतःमूलक व्यक्तिवाद, हॉब्स से लेके लॉक तक। फिर ये कहता है कि ये पूंजीवादी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये किसका समर्थक है? पूंजीवादियों का समर्थक है। ये जो विग थे ना, ये संपत्ति के अधिकार का और पूंजीवाद का क्या किया करते थे? समर्थन किया करते थे। तो ये पूंजीवाद का समर्थक है। ये किसका समर्थन करता है? बुर्जुआ समाज का समर्थन करता है। ये बुर्जुआ समाज कौन सा है? पूंजीवादी। वो बुर्जुआ पूंजीवादियों को बोलते हैं, जहां संपत्ति इकट्ठी हुई। बुर्जुआ समाज का समर्थन करता है, बुर्जुआ का। ये लो जी। तो ये है, और ये कौन है? स्वतःमूलक व्यक्तिवादी है। ये सारी बातें कौन कह रहा है? सीबी मैकफर्सन। इसकी आलोचना में कही गई बातें। तो हमने देखा कि जॉन लॉक किसका पिता है? उदारवाद का पिता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। हम यहां तक तो आ गए कि पूंजीवादी भावना का प्रतिनिधि है, यहां तक हम समझ गए। अब हम देखें कि ये अनुभववाद का प्रणेता है। दो कंट्रोवर्शियल थियरियां चलती है जो आपस में झगड़ा करती हैं। एक का नेतृत्व तो लोक करता है, एक का नेतृत्व दुर्खीम करता है। और ये ज्ञान मीमांसा को लेके एक झगड़ा है कि ज्ञान आता कहां से? अनुभववाद का प्रणेता एक है रैशनलिज्म, दूसरा है एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म का है दुर्खीम,
लाइबनिज और स्पिनोजा। याद रह जाए तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं। सॉरी दुर्खीम, क्या माफी चाहूंगा, दुर्खीम क्यों याद आ रहा है? देकार्ते, कार्टीशियन पद्धति वाला। देकार्ते, लाइबनिज और स्पिनोजा, ये फ्रांसीसी हैं। एम्पेरिसिज्म का समर्थन करते हैं लोग, बर्कले और कौन? ह्यूम करते हैं। ये मूलतः ब्रिटिश है। देकार्ते, लाइबनिज और स्पिनोजा ये कहते हैं, इस दर्शन को हम हिंदी में कौन सा बोलते हैं? बुद्धिवाद बोलते हैं। ये कहते हैं अधिकांश चीज है ये तर्क से आती है, और तर्क कहां पैदा होते हैं? बुद्धि में पैदा होते हैं। ज्ञान पहले से ही हमारी बुद्धि में होता है, तर्क के माध्यम से हम सिर्फ उसको समझते हैं। तो तर्क में नवीन चीजों का निर्माण नहीं करता, बल्कि पुरानी चीजों को स्पष्टीकरण का ही काम करता है। तो हमारी बुद्धि में पहले से ज्ञान होता है। हमारी बुद्धि में पहले ना शेर का चित्र होता है। शुरुआत से जब हम पैदा हुए थे तो हमारे ना ये सॉफ्टवेयर में सब कुछ, इस हार्डवेयर में सारे सॉफ्टवेयर भरे हुए थे, सारे प्रोग्राम्स भरे हुए थे। जैसे शेर सामने आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि का शेर है और वो शेर है, वो आपस में क्या हो जाता है? तारतम्य हो जाता है। हम किसके बारे में जानने लगते हैं? शेर के बारे में जानने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि हम कुछ भी नया नहीं सीखते हैं, सारी चीजें पहले से होती है, बुद्धि में पहले से स्थापित होती है, और हमें जैसे हम किसी चीज को देखते हैं वो चीजें जागृत हो जाती है। बस सुषुप्त ज्ञान है वो जागृत हो जाता है, और कुछ नहीं होता। ये लोग, बर्कले, ह्यूम ये कहते हैं ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारी बुद्धि टेबुला रासा होती है, या कैसी होती है? कोरी स्लेट होती है, या टेबुला रासा होती है। वो इंग्लिश का जो शब्द है ये और ही भाषा का है, कोई लेटिन का क्या है, टेबुला रासा। तो फिर इसमें तो कुछ नहीं होता पहले से। तो सारा ज्ञान हम कहां से प्राप्त करते हैं? अपने अनुभवों से प्राप्त करते हैं। जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं, उसके स्वाद को सूंघते हैं, या कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनका क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है, और इससे हमें फिर सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये तो कहता है कि ज्ञान बुद्धि में पहले से होता है, ये कहता है ज्ञान बुद्धि में पहले से नहीं होता। ये कहां से आता है? अनुभवों से आता है, देखने से, सुनने से, सूंघने से, स्वाद से, इनसे आता है। तो ये दो प्रकार के हैं। तो अनुभववाद, रैशनलिज्म का प्रणेता तो कौन है? देकार्ते है। और अनुभववाद का प्रणेता कौन है? जॉन लॉक है। इसी अनुभववाद के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ये वो अंतिम प्रवृत्ति थी जो आधुनिक काल में आई थी, उसके बाद व्यवहारवाद आया है सीधा ही। हाँ, ये अंतिम कड़ी थी। फिर डेविड ह्यूस्टन की और व्यवहारवादियों की चर्चा आ जाती है सीधे ही। तो हमने देखा कि अनुभववाद का प्रणेता है कौन? जॉन लॉक। कौन सी पुस्तक में है? कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। आदमी समझता कैसे, उसके ज्ञान कहां से आता है। फिर ये तो हमने देख लिया कि इसकी ये सीमित सरकार और सीमित संप्रभुता और सीमित राजतंत्र का प्रणेता है। ये 1688 क्रांति भी हमने समझ लिया। अब ये एक चीज का और जनक है, वो काय का है? प्राकृतिक अधिकार का। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। देखिए कई प्रकार के अधिकार सिद्धांत चलते हैं। एक तो ये चलता है विधिक अधिकार सिद्धांत। विधिक अधिकार, विधिक अधिकार सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अधिकार किसकी देन होते हैं? राज्य की देन होते हैं। राज्य अपने नागरिकों को अधिकार देता है, वो आरटीआई देता है, आरटी देता है, जो भी अधिकार है वो राज्य के द्वारा प्रणीत है। दूसरे कहते हैं कि राज्य अधिकार राज्य की देन नहीं होता, बल्कि अधिकार ऐतिहासिक रूढ़ियों से आते हैं। तो बर्क कहता है कि ऐतिहासिक रूढ़ियां जब स्थायी हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? अधिकार बन जाती है। जैसे ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का और गरिमा का जो अधिकार है कि हम प्रथम पूज्य हैं, ये कहां से आया है? ये तो इतिहास से है। ऐतिहासिक रूढ़ियों ने क्या है? स्थायी रूप स्वीकार कर लिया है। पितृसत्तात्मकता के जो पुरुषों के अधिकार है, ये कहां से आए हैं? ये ऐतिहासिक है, रूढ़ियों से, परंपराओं से आए हैं। ऐतिहासिक रूढ़ियों परंपराओं से, तो अधिकार वहां से आते हैं।
बेंथम जैसे, ऑस्टिन जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, अधिकार किसकी देन होते हैं? राज्य की देन होते हैं। ये इसके बाद की प्रवृत्ति है। उससे पहले कौन सा अधिकार सिद्धांत आया था? प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत आया था। उसकी खिलाफत में फिर दो सिद्धांत आए थे, विधिक अधिकार सिद्धांत और ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत। ये इनका सबसे पहले ये आया था, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के अधिकार है प्राकृतिक होते हैं। अब यहां अधिकार प्राकृतिक का तात्पर्य क्या होता है कि अधिकार न तो राज्य की देन होते हैं और नए अधिकार रूढ़ियों की देन होते हैं, बल्कि अधिकार क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो अधिकार हमारे साथ पैदा होते हैं। ये स्वाभाविक है, ये ईश्वरीय देन है, ये राज्य की और किसी की देन नहीं है। तो ये हमारे अपने हैं, किसी की बपोती नहीं है कि उसने हमें सौंप दिया है तो हम किसी के आगे झुकें। ये तो हम सबको किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने सबको समान रूप से बनाया है और सबको एक जैसे अधिकारों के साथ पैदा किया है। तो ये अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य अधिकार जन्मजात होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, जन्म के साथ होते हैं। और सब लोगों को कैसे अधिकार मिलते हैं? समान अधिकार मिलते हैं। तो क्या स्त्रियों हीन हो गया पुरुषों से या नहीं हो गया? बताओ। तो वो पितृ सत्तात्मकता क्या करता है? विरोध करता है कि चूंकि सबको ये जन्मजात है तो भाई, तो छोटा हो बड़ा हो, ईसाई हो, प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सबके लिए अधिकार क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अधिकार प्राकृतिक होते हैं। चूंकि अधिकार प्राकृतिक होते हैं इसलिए इन अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अधिकारों पर प्रतिबंध तब लगे ना जब वो आप किसी की देन हो, किसी ने आपको अधिकार दिए, बाद में बोला देख मैंने अधिकार तो दे दिए लेकिन मैं थोड़े से वापस लूंगा, इन पे प्रतिबंध लगाऊंगा। वो बोला तब तो प्रतिबंध लगा सकता है। आप किसी को चीज दे दो और फिर बोलो मेरे को कुछ चीज वापस चाहिए, तो समझ में आता है ये तो आपके खुद के हैं, तो कोई उससे ले भी आपसे नहीं सकता। तो ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार होते हैं, अबाध होते हैं, इनके ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। नियंत्रण कौन लगा सकता है इनके ऊपर? धर्म लगा सकता है। तो क्या धर्म आपके अंतरात्मा के अधिकार पे नियंत्रण लगा सकता है क्या? नहीं। अंतरात्मा का अधिकार है, वो कैसा अधिकार होता है? प्राकृतिक। धर्म है उस पर प्रतिबंध लगेगा, आप मानो तो मानो, उसको नहीं मानो। क्या राज्य प्रतिबंध लगा सकता है क्या? मूल तो ये है कि क्या राज सत्ता, क्योंकि तब तक आते आते धर्म की तो चर्चा ही खत्म हो गई थी, पोप तो चला ही गया था 100-150 साल में। राज्य क्या हो गया था? निरंकुश। अब अधिकारों पे बड़ा खतरा किसने पैदा कर दिया था? राज्य ने कर दिया था, क्योंकि राजा निरंकुश था तो वो छीन सकता था। तो क्या राज्य प्राकृतिक अधिकार छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता। क्योंकि राज्य क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि राज्य ने दिए थोड़े जो राज्य छीन लेगा। तो ये अधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, अबाध होते हैं, राज्य इनके ऊपर नियंत्रण नहीं लगा सकता। तो फिर ये अधिकार है कितने? तो वो बोलता है मूलतः 3 अधिकार हैं। एक है जीवन का, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। ये 3 मूल अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार इसके लिए बोलता है कि तो यूनिवर्सल राइट है। ये कैसा अधिकार है? सार्वभौमिक अधिकार है। ये तो एसेंशियल चीज है, ये यूनिवर्सल राइट है। ये आज से लेके अब तक हर जगह ये निरपेक्ष अधिकार है, ये तो जा ही नहीं सकता, सार्वभौमिक अधिकार है। तो एक बार पूछा गया कि इसने स्वतंत्रता के अधिकार को विधिक अधिकार कहा है, वैश्विक अधिकार कहा है, या सार्वभौमिक अधिकार का क्या कहा? इसने क्या कहा? स्वतंत्रता को सार्वभौमिक अधिकार कहा है। अब जब हम देखते हैं कि इसने ये कहा है, तब हम कहते हैं कि जब हम यूएस का इतिहास पढ़ते हैं, तो यूएस का इतिहास पढ़ते हैं तो यूएस के इतिहास, उसके संविधान को पढ़ते हैं, अमेरिका के संविधान को, तो अमेरिका के संविधान की पहली लाइन ये है कि इस प्रकृति ने, ईश्वर ने सब लोगों को 3 चीजें प्राकृतिक रूप से दी है। वो दी है जीवन, स्वतंत्रता और सुख की साधना। तो ये प्राकृतिक अधिकार हमें उसके बाद कहां दिखाई देते हैं? यूएसए के संविधान में भी दिखाई देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यूएसए का जो राजनीतिक राजा और दार्शनिक राजा है वो कौन है? जॉन लॉक है। कि वहां के संविधान निर्माताओं के ऊपर, संविधान पिताओं के ऊपर किसकी विचार प्रणाली का बहुत ज्यादा प्रभाव था? जॉन लॉक की विचार प्रणाली का बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब हम देखें कि इसका जो मूल अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसके जो प्राकृतिक अधिकार है उनके मूल में अधिकार कौन सा है? तो वो सबसे पवित्र अधिकार किसको मानता है? संपत्ति के अधिकार को सबसे ज्यादा पवित्र मानता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को सबसे पवित्र मानता है।
तो इस संपत्ति के अधिकार से ही एक सिद्धांत निकला हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है संपत्ति का श्रम सिद्धांत। आगे हम बार बार देखेंगे कि ये मूलतः किसके ऊपर जोर दे रहा है, संपत्ति के, निजी संपत्ति और उसके स्वामित्व पे जोर दे रहा है। संपत्ति का श्रम सिद्धांत, इसको कई तरीके से अपन समझेंगे। इसको हम स्वामित्व का कौन सा सिद्धांत भी कह सकते हैं, श्रम सिद्धांत। स्वामित्व मतलब ओनरशिप का लेबर थ्योरी है ये कहता है कि संपत्ति पैदा कैसे होती है, कि जब आप प्राकृतिक चीजों के साथ किसको मिला देते हैं, श्रम को मिला देते हैं, तब क्या पैदा होती है, संपत्ति पैदा होती है। तो मूलतः ये वर्णन किसका कर रहा है, ये भूमि का वर्णन कर रहा है कि भूमि कैसे बनती है, कि भूमि है ना ईश्वर की और प्रकृति की देन है। तो एक व्यक्ति जितना उसमें श्रम मिला देता है वो सारी भूमि किसकी हो जाती है, उसकी हो जाती है। तो संपत्ति पैदा कैसे होती है, कि संपत्ति दो चीजों से पैदा होती है, एक तो ईश्वर की देन है वो, और दूसरी वो मानव के किसकी देन है, श्रम की देन है। तो फिर संपत्ति आई कहां से, तो संपत्ति दी तो ईश्वर ने है, लेकिन आदमी ने उसमें क्या मिला दिया है, अपनी मेहनत मिला दी है। ठीक है, तो एक व्यक्ति उतनी ही संपत्ति कमा सकता है जितना वो क्या कर सकता है, श्रम कर सकता है। एक व्यक्ति अगर भूमि के बहुत बड़े टुकड़े को साफ कर लेता है तो वो भूमि किसकी हो जाती है, उसकी हो जाती है। फिर वो इसका औचित्य सिद्ध करता है, वो कहता है कि ये जो कॉमन्स है, अभी आप देखो पहले कॉमन्स क्या है, कॉमन्स के दो निहितार्थ हो सकते हैं। आजकल हम कॉमन्स को व्यापक अर्थों में देखने लगे हैं। ये जो ब्रह्मांड है ये क्या है, कॉमन है। कॉमन्स मतलब हम सबका है, कॉमन्स होते हैं सबके होते हैं। पहले कॉमन्स को छोटे से शुरू करते हैं। अपने गांव में जो गोचर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन्स बोलते हैं। किसकी होती है गोचर, जिसपे सार्वजनिक दावा हो, जो सबकी हो, वो क्या होती है, कॉमन्स होती है। ठीक, गोचर है। गोचर के बाद वन किसके होते हैं, सबके होते हैं। नदियां कॉमन्स होती है, हवा कॉमन्स है, पहाड़ कॉमन्स होते हैं, और ये ब्रह्मांड है, ये कॉमन्स है। बड़े लेवल पे ये सब चीजें कॉमन्स में आती है, छोटे लेवल के ऊपर भूमि क्या होती है, कॉमन्स होती है। तो क्या इस भूमि के ऊपर जो कॉमन्स है, जो सबकी है, उसके ऊपर कोई कब्जा कर सकता है क्या, क्या कोई अपने उसको निजी स्वामित्व में ले सकता है क्या? तो लोग कहता है कि बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि कॉमन्स है, जिसके बाप सारे ही होते हैं ना, उसकी कोई देखभाल है नहीं करता। जब संपत्ति सार्वजनिक होती है ना, तो उसकी कोई देखभाल है नहीं करता, ये बर्बाद होती है। तो इस संपत्ति पे क्या कर लेना चाहिए, निजी स्वामित्व स्थापित कर लेना चाहिए। अगर किसी कॉमन्स के ऊपर निजी स्वामित्व स्थापित हो गया तो उसे प्रभाव क्या पड़ेगा, उससे कॉमन नहीं, उसे निजी संपत्ति बन जाएगी, उससे फायदे होंगे, समाज को फायदा होगा। एक फायदा तो ये होगा कि अगर आपके पहले क्या थी, गोचर पड़ी थी, वहां गायें चरती थी, वहां कुछ भी पैदा नहीं होता था। दूसरा, एक व्यक्ति उसके बाढ़ करके उस पर कब्जा कर लिया हुआ है ना, गेहूं पैदा करेगा। गेहूं पैदा करेगा तो एक तो उसको फायदा होगा जिसने कब्जा किया था, दूसरा उन लोगों को कहेगा आ जाओ भैया गेहूं पैदा हो रही है तो तुम यहाँ काम करो, तो लोगों को क्या देगा, वहां रोजगार देगा। दूसरा, जब गेहूं पैदा होगी तो वो लोगों को बांटेगा, तो समाज को फायदा होगा। तो ये कहता है कि कॉमन्स में आप अपना श्रम मिलाकर उसे क्या बना सकते हैं, अपनी संपत्ति बना सकते हैं। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं समझे, हम क्या कर रहे हैं, संपत्ति का कौन सा सिद्धांत है, सीधा ही आएगा कि संपत्ति या स्वामित्व का श्रम सिद्धांत किसने दिया है, जॉन लॉक ने दिया है, कि आप उतनी ही संपत्ति कमा सकते हैं जितना आप क्या करते हैं, श्रम कर सकते हैं। अब आपके पास राजा आया, हाँ भाई कितने बीघे जमीन है, कि जी 200 बीघे है, तो क्या ऐसे कर, हाँ हाँ 200 बीघा जैसलमेर का गणा का नहीं है, जैसलमेर बाड़मेर में कोई थे या ऊँ थो तो ना करो, आपने ज्यादा जाम गया बंटकी बा, हाँ हाँ रेवड़ी सी खंडकी जो ना बंट जमीन बंटकी, तो 20-20 है कई घर, मारे कई घर एक टीम खड़ी है पूरी, बेना तो गिना ही कौन भाई है 12-12, तो जमीन छोटी छोटी होगी। जैसलमेर में लोगों का बहुत ही जमीन है। तो हम कह रहे हैं संपत्ति का श्रम सिद्धांत। वो बोले मेरे पास 200 बीघे जमीन, कितना पैदा कराएगा, इतना पैदा कर रहा हूँ, तो ऐसे कर उसका 50% मुझे क्या दे, टैक्स के रूप में दे। वो बोला क्यों दूं, क्योंकि मैंने ये जमीन का ऐसे कमाई है, अपनी श्रम अपनी योग्यता से कमाई, मैं इसमें तेरे को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तो कोई भी संपत्ति जो पैदा होती है ना, वो कैसे पैदा होती है, श्रम से पैदा होती है। इसलिए राज्य उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब कैसा राज्य पैदा होता है बताओ आप, लेसिस फेयर राज्य पैदा होता है, जिसको हम कौन सा राज्य बोलते हैं, हस्तक्षेपकारी राज्य पैदा होता है इससे। ठीक है, तो संपत्ति का श्रम सिद्धांत है, संपत्ति के ऊपर अबाध अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने श्रम से कितनी भी संपत्ति कमा सकता है, राज्य उसे वो संपत्ति ले
नहीं सकता, क्यों? राज्य ने दी थोड़ी उसको लेगा। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार। अब आप अपनी योग्यता से करोड़ रुपए कमा ले, राज्य वो ले नहीं सकता, क्योंकि आपने श्रम अपनी योग्यता से कमाए हैं। तो ये कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक। ये राज्य ने थोड़ी दिया था आपको पैसा, ठीक है। अब फिर भी ये कहता है कि ये अबाध अधिकार है, लेकिन फिर भी दो तीन चीजें आपको क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर एक, कि आप दूसरों के लिए क्या छोड़ दें? पर्याप्त मात्रा में छोड़ दें। एक तो ये है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। दूसरों के लिए क्या छोड़ दें? पर्याप्त मात्रा में। एक संपत्ति के अधिकार में एक दिक्कत और आ सकती है, हालांकि अबाध है, आप कितनी कमाओ, अगर आपने दूसरे की संपत्ति को छीनने की कोशिश की ना, तब आपका ये संपत्ति का अधिकार चलेगा नहीं। तो आप एक और ध्यान रखें, आपके संपत्ति के अधिकार के ऊपर एक और प्रतिबंध लग जाएगा जब आप क्या करते हैं? दूसरों के मामले में क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। दूसरे की कमाई हुई संपत्ति को अगर आपने छीन लिया तो आपकी संपत्ति राज्य के द्वारा छीनी जा सकती है। दूसरों के मामले में, दूसरों की स्वतंत्रता में आपको क्या नहीं करना है? हस्तक्षेप नहीं करना है। तीसरी है कि आप इसका विनाश तक नहीं लेके जाएंगे इसको, क्योंकि ईश्वर ने जो भी संपत्ति पैदा की है, जो संपत्ति दी है, वो उपयोग करने के लिए, विनाश के लिए नहीं दिए। ये विनाश की सीमा क्या होती है? ये तो अनाज और कृषि युग में चलती है कि आप इतना सामान इकट्ठा कर लो, आप मैं तो 1000 बोरी गेहूं इकट्ठा करूंगा, क्या करेगा? मैं तो खाऊंगा। बाद में देखा कि आपने 20 बोरी खाई और 980 बोरी क्या हो गई है? खराब हो गई। तो वो किसी के भी काम नहीं, इससे अच्छा इतनी नहीं रख सकते। तो ये अगर विनाश हो रहा है ना संपत्ति का, तो भी आप रख नहीं सकते। तो ऐसे करके उसने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं कि आप दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ देंगे, आप दूसरों के मामले में संपत्ति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तीसरा कौन सी सीमा है? विनाश की सीमा। तो ये पर्याप्तता सीमा है, विनाश की सीमा है, एक श्रम सीमा है कि आप संपत्ति उतनी कमा सकते हैं जितना आपने क्या किया है? श्रम किया है। इसका तात्पर्य इससे जुड़ा हुआ है कि आप श्रम करें उतनी कमा सकते हैं, आप दूसरों के श्रम को छीने नहीं सकते आप। तो इससे ना एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत निकला है, लोकियन परंतुक। अब हम लोकियन परंतुक की चर्चा करते हैं। कि ये लोकियन परंतुक क्या है? लोकियन प्रोविजो बोलते हैं, या लोक का प्रोविजो, या लोक की शर्त बोलते हैं इसको, लोक की शर्त। लोकियन प्रोविजो इंग्लिश में ये शब्द है इसके लिए। अब हम इसकी मजेदार चर्चा, इसकी शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको एक बार चीजों को रिपीट करूं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उदारवाद का पिता था। ये गौरवपूर्ण क्रांति से संबंधित था। ये देवीय सत्ता का, पैट्रियार्का का, रॉबर्ट फिल्मर का विरोधी था। ये होब्स की निरंकुश सत्ता का विरोधी था। ये अनुभववाद का प्रणेता था। और ये प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का जनक था ये। और कितने प्राकृतिक अधिकार माने? 3, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। स्वतंत्रता के अधिकार को क्या नाम देता है? यूनिवर्सल राइट। और इन तीनों अधिकारों में मूल अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी संपत्ति के अधिकार के संबंध में हमने देखा संपत्ति का श्रम सिद्धांत। अब आगे चलते हैं। हम कर रहे थे संपत्ति का श्रम सिद्धांत। होब्स ने तो की है, लेकिन होब्स की जो निरंकुश राज सत्ता है वो गड़बड़ कर देती है कि आपने अगर राजा को निरंकुश छोड़ दिया ना, तो आपके जीवन के अधिकार को भी वो छीन सकता है। फिर आपको विद्रोह कर देगा। विद्रोह तो तब करेगा ना जब वो कभी संगठित हो पाएंगे। उससे पहले तो राजा ने बहुत सारे लोगों को मारा है। तो एक होता है आपके लिए अधिकारों की व्यवस्था करना, दूसरा होता है अधिकारों की व्यवस्था के लिए वैसे ही किसका निर्माण करना? राज्य का निर्माण करना। तो होब्स में कंट्रोवर्सी मिलती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि हो प्राकृतिक अधिकारों का जन्म तो होब्स है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, कौन से की? आत्मरक्षा। बहुत अच्छी बात करते हैं। पहले यहीं से शुरू करते हैं, इस मुद्दे का जवाब दे देते हैं, क्योंकि ये आपके मन में उमड़ता रहता है कि होब्स बेचारा गायब क्यों हो गया, उसने कौन सी हमारी गाय के लाठी मारी थी, मेरी भैंस के डंडा क्यों मारा। चल अब चलते हैं मुद्दे पे। हम अपन चल रहे हैं कि होब्स, और होब्स एक कौन से प्राकृतिक अधिकार को मानता है? जीवन को मानता है। देखिए, अगर जीवन का अधिकार देना है तो राज्य के अधिकारों को क्या करना पड़ेगा? आपको सीमित करना पड़ेगा।
लेकिन ये अंत में जो चीजें कह देता है, इसकी संप्रभुता राजा कैसा हो जाता है? निरंकुश राज्य। जब आपने राज्य को इतनी सारी शक्तियां दे दी, तो लोक सही नहीं कह रहा क्या कि आपने हमें किसके आगे फेंक दिया है? शेर के आगे फेंक दिया है। तो आप भले ही बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बात को आप तार्किक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप राज्य को कैसे कर रहे हैं? निरंकुश। आप ये करो कि आप हमें जीवन का अधिकार सौंपो, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि राज्य निरंकुश नहीं हो, बल्कि कैसा हो? सीमित राज्य हो। तब तो समझ में आता है जीवन का अधिकार। तो वो भले ही जीवन के अधिकार की चर्चा करता है, लेकिन गड़बड़ कहां कर देता है? जब वो निष्कर्ष निकालता है। तो क्रांति तो होगी, तब होगी ना। मुद्दा तो ये है, वो क्रांति के लिए बोलता तो है कि आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को निरंकुश कह देते हैं, तो उसके बाद विरोध की गुंजाइश बचती है क्या? मुद्दा तो यहां से शुरू होता है कि जब आपने निरंकुश ही कह दिया, तो पहले निरंकुश करता ही नहीं, तो विरोध की जरूरत, क्रांति की जरूरत क्यों पड़ती है? निरंकुश हो गया, इसका विरोध उतना ही कठिन हो जाता है उसके लिए। तो ये ना, इसकी बातों में तारतम्य नहीं बैठ रहा। किसकी बातों में? होब्स की बातों में। सही तारतम्य किसकी बातों में बैठा है? लोक की बातों में, कि आप प्राकृतिक अधिकार भी दे रहे हैं और वैसी परिस्थितियां भी पैदा कर रहे हैं। तो इसमें तो ना बल का तारतम्य बैठा हुआ है। तो एक बार बहन, एक रुक जाए, अभी ऊंट अभी खड़ा होगा, धीरे धीरे दौड़ेगा, इसे आगे मत दौड़ा तू, शेरनी मत बन तू, सारी बातें आ जाएगी। हम कह रहे हैं संपत्ति का श्रम सिद्धांत, आगे मत सोचा करो। कोई भी शब्द जो लिखा है ना, उसका वर्णन जरूर आएगा, ये मान के चलो आप। तो आपके दिमाग में ना, जैसे अभी इस बहन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये ग्रंथ में से कैसे कह गया, इसको बकवास है, क्यों कह गया, अलंकारिक बकवास बोल रहा। अब ये नहीं समझ रही कि मैं संपत्ति के श्रम सिद्धांत के बाद आपको लोकियन है, परंतु करो। अब वहां ध्यान नहीं जाएगा कि ये तो बताया ही नहीं, पैसे ले लिए पता नहीं, ऐसे गड़बड़ हो जाती है वो बताऊंगा हाँ, फीस वापस नहीं दे रही है सारे, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि हमें संपत्ति का कैसा है? प्राकृतिक अधिकार है। हमारा ध्यान संपत्ति की तरफ रखो, पूरा ध्यान। ये अब बकवास छोड़ो, सारा ध्यान यहां रखो आप। तो संपत्ति का श्रम सिद्धांत। तो मैं ये कह रहा था कि इसके संदर्भ में हम एक बहुत ही मजेदार चर्चा कर रहे थे। कौन सी? लोकियन शर्त या प्रोविजो या लोकियन परंतुक। लोक ने एक बहुत ही मजेदार शर्त लगाई संपत्ति के ऊपर कि वैसे तो संपत्ति का अधिकार बहुत ही पवित्र अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन एक शर्त है कि आप दूसरों के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में छोड़ देंगे। तो शर्त क्या है लोक की? संपत्ति पे निर्माण के ऊपर क्या शर्त है? कि आप दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ देंगे। आप उतना ही कमाएंगे जितनी आपके लिए क्या है? पर्याप्त है। ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। अब आप बताओ कि ये सीमा आप कैसे बंद हो गए कि बस मेरे लिए इतनी बहुत है, मैं बाकी दूसरों के लिए छोड़ दूंगा। इसका मतलब इस पे कोई सीमा नहीं होगी, झूठी शर्त होती है सारी की सारी। आप फिर देखो कि आप दूसरों के लिए भी आप कहेंगे अब मैं संतुष्ट हो गया हूं, अब मैं दूसरों के लिए छोड़ दूंगा। तो आप कब संतुष्ट हो जाओगे? तो गांधी जी कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी धरती उनको दे दो ना, कि ब्रह्मांड भी तेरा है, ये बीच का आसमान भी तेरा है, ये धरती समुद्र वायु सब तेरी है, फिर भी वो संतुष्ट है। तो ऐसे आदमी का क्या करोगे फिर आप? चलिए फिर भी ठीक है, ये कौन सी शर्त है? एक प्रतिबंध है संपत्ति के ऊपर कि आप दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ देंगे। तो ऐसा ही बाद में एक समकालीन विचारक और हुआ, होब्स के कोई 200-250 साल बाद, वो था रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने एक पुस्तक लिखी, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974। अब इस पुस्तक में वो इस शब्द की चर्चा वो करता है। ये शब्द देन किसकी है? दरअसल रॉबर्ट नोजिक की देन है, जिसको हम इच्छा स्वेच्छा तंत्र बाद में पढ़ते हैं। तो ये लोकियन शर्त वो क्या है? ये अलग रूप में कहता है कि देखिए, संपत्ति का अधिकार एक बहुत ही पवित्र और प्राकृतिक अधिकार है, राज्य को उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मैं लोक वाली मुद्दों को, आज थोड़े ना अलग प्रकार की सोसाइटी हो गई है, तो मैं लोक की शर्त का स्वरूप बदलूंगा।
कि आप है ना कितनी भी संपत्ति है ना वो कमा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर शर्त एक ही है कि लोगों की स्थिति पहले से खराब है नहीं होनी चाहिए। तो बताओ रॉबर्ट नोजिक का लोकियन परंतु क्या है कि ये मैं शर्त कहां से लाया हूं? रॉबर्ट नोजिक कह रहा है कि मैं कहां से लाया हूं? जॉन लॉक से लाया हूं। तो ये शर्त कौन सी लगाता है कि औरों की स्थिति या अन्य की स्थिति पहले से खराब नहीं हो। तो अब जब आप कोई भी चीज का अधिग्रहण करना शुरू करते हैं, ठीक है, अधिग्रहण होता है किसी भी चीज का मालिक बनना। लोग, चलो आप बताओ, लोग कहता है कैसे मालिक बनोगे आप किसी भी चीज के, बताओ। जब आप श्रम करोगे उसके मालिक। ये कहता है कि जब आप शुरुआती अधिग्रहण करते हैं तो आप बताओ कौन सी चीजों का अधिग्रहण करेंगे? जो ईश्वर की देन है, प्राकृतिक चीज, वही तो आप अधिग्रहण करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर करते हुए ध्यान रखें कि औरों की स्थिति पहले से खराब है नहीं होनी चाहिए। आप बाकी अगर औरों की स्थिति पहले से खराब नहीं हो रही तो आप कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होती है औरों की स्थिति पहले से खराब होना? एक गांव में एक तालाब था। वो तालाब अपने आप ही बना हुआ था। कोई भूकंप आया था, वहां गड्ढा हो गया था, वहां पानी इकट्ठा हो गया, वो तालाब बन गया। सारे गांव वाले उस तालाब से क्या ले रहे? पानी ले रहे। आया, उसमें से बाल्टी भर ली, नहा लिया, पीने के लिए ले गया, पशुओं के लिए ले गया, ठीक है। एक दिन एक व्यक्ति बोले तो कॉमन है, कॉमन्स है, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसके चारों तरफ दीवार करके इस पे क्या कर लेता हूं, अपना श्रम मिला के इस पे क्या कर लूंगा, योग्यता मिला के इस पे क्या कर लूंगा, कब्जा कर लूंगा। तो क्या वो व्यक्ति अपना श्रम मिला के उस तालाब के ऊपर कब्जा कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अगर उस पर कब्जा करेगा तो फिर कोई भी गांव वाला आएगा, वो बोलेगा भाई पानी एक बाल्टी का 10 रुपया लूंगा, देख ले रुपये लीटर है। अब उन गांव वालों की स्थिति पहले से क्या हो जाएगी? पहले वो जिन चीजों को फ्री में उपभोग कर रहे थे, अब उसका क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य है कि वो उस कॉमन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, नंबर एक। दूसरा, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक दिन कोरोना का टीका खोजा, और कोरोना का टीका खोज के और ये कहा कि मैं इस कोरोना के टीके के कितने लाख रुपए लूंगा? 1 लाख रुपए लूंगा। तो राज्य उसको कह सकता है कि इससे छीन के और हम तो इसको क्या लगाएंगे, फ्री में लगाएंगे सब। तो क्या उससे वो टीका छीना जा सकता है क्या? वो 1 लाख रुपए में बेच रहा है, उसको रोका जा सकता है क्या? बताओ क्यों? क्यों? इसलिए उसको नहीं रोका जा सकता। 1 लाख में बेच रहा है तो बेच सकता है, उसको कितने भी टीके बेच के कितनी भी संपत्ति कमा सकता है, क्योंकि सारे लोग कहां से मर रहे थे? कोरोना से मर रहे थे। अब कम से कम कुछ लोग तो बच जाएंगे जो कितने लाख रुपए दे रहे हैं, 1 लाख रुपए। तो स्थितियां पहले से सुधर रही है, बिगड़े नहीं रही। बिगड़ तो रही थी, कोरोना जब फैल रहा था उसने अपनी योग्यता से टिक्का बना के और कुछ लोगों को 1 लाख रुपए में जीवन दे दिया। और जीवन लेने वाले कौन थे? वो जबरदस्ती पैसा थोड़ी लिया था, उन्होंने पैसा उसको कैसे दिया है? अपनी स्वेच्छा से दिया कि मेरे पास लाख रुपए, भाई मेरे का जीवन महत्वपूर्ण है, लाख रुपए महत्वपूर्ण है नहीं है। तो उसको फट से जीवन दे, कुछ लोगों का जीवन बच जाएगा। तो इस स्थितियां पहले से खराब नहीं हुई है, बल्कि स्थितियां पहले से कुछ ठीक हो गई है। तो ऐसे में जब आप इनोवेशन करते हैं, अपनी योग्यता मिलाते हैं, श्रम मिलाते हैं, कोई नई चीज का आविष्कार करते हैं, तो उसके ऊपर आपको पूरा अधिकार होता है। तो हमने एक और मुद्दे का देखा, संपत्ति के संबंध में कौन सी शर्त देखी? लोकिन शर्त। सीधा ही आता है कि लोकिन शर्त है, ये शब्दावली किसकी? रॉबर्ट नोजिक की। ये संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में, जब आप संपत्ति कमाते हैं ना उसके संदर्भ में है कि आप संपत्ति कमाओ, लेकिन ध्यान क्या रखो? औरों की स्थिति पहले से खराब है नहीं होनी चाहिए। अब इस संपत्ति के अधिकार की हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने ये देखा। तो अब हमारे पास कितने प्राकृतिक अधिकार हैं? 3 प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। जब किसी भी राज्य को कौन सा अधिकार देना हो, जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार देना हो, तो राज्य की राजनीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आप बताओ। अगर किसी भी राज्य में जीवन और स्वतंत्रता देनी है, वो बहस वापिस आ गई है होब्स वाली, जीवन और स्वतंत्रता देनी है, तो जरूरी है कि राज्य कैसा हो? संवैधानिक राज्य हो। दूसरा, ऐसे शब्दों के हेर फेर ही है, वहां क्या होना चाहिए? संविधानवाद। वहां कैसी सरकार होनी चाहिए? सीमित सरकार होनी चाहिए। वहां सरकार जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सहमति की सरकार होनी चाहिए। ये देखो, ऐसे राज्य में जीवन और क्या रह सकती है? स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है, 2 अधिकार। तो ये क्या है? क्या होब्स के अंदर? ये तो नहीं है।
ये जरूरी होते हैं जीवन और स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। दूसरा, उनको कौन सा अधिकार देना है? संपत्ति का अधिकार देना है, प्राकृतिक अधिकार। तो वहां क्या होना चाहिए? तो आप कह रहे हैं एक होना चाहिए वहां लेसेज फेयर। लेसेज फेयर क्या होता है? हस्तक्षेप। संपत्ति के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा होना चाहिए वहां योग्यता का सम्मान, यही होगा, आप जितने योग्य होती कमा लो। तीसरा होना चाहिए रात्रि प्रहरी राज्य। ये रात्रि प्रहरी राज्य कौन सा होता है? जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, आपकी संपत्ति को छीनने नहीं देता, औरों को उतना ही टैक्स लेता है जितना आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। रात्रि प्रहरी राज्य होगा। और ऐसा राज्य का स्वरूप कैसा होगा? कैसा होगा? पूंजीवादी स्वरूप होगा। ऐसा राज्य किसी भी हालत में कल्याणकारी राज्य नहीं होगा। तो लोग कौन से राज्य का विरोधी है? वेलफेयर स्टेट का, कल्याणकारी राज्य का विरोधी है। तो संपत्ति का अधिकार के लिए लेसेज फेयर, योग्यता का समान, रात्रि प्रहरी राज्य और पूंजीवाद आवश्यक होता है, तब हमें संपत्ति का अधिकार मिलता है। अब आया बेंथम। बेंथम बोला, गुरुजी मैं भी उदारवादी हूं, लेकिन मैं उपयोगितावादी उदारवादी हूं। तो उपयोगितावाद ने क्या किया था? है तो उपयोगितावाद उदारवाद का ही एक रूप है, लेकिन उन्होंने अधिकारों को प्राकृतिक की बजाय क्या मान लिया है? विधिक मान लिया। इतना सा फर्क है। तब बेंथम बोलता है कि ये जो प्राकृतिक अधिकार है ना, जिनकी चर्चा लोक और होब्स और ये सारे कह के गए हैं, प्राकृतिक अधिकार, ये अलंकारिक बकवास है। कि ये मतलब अलंकारिक है, मतलब बहुत ही सुंदर शब्दों में की गई क्या है? एक बकवास। अभी चर्चा करेंगे। ये बैसाखियों पे टिकी हुई बकवास है, ये तर्कों पे टिकी हुई बकवास है। अगर तर्क है तो ही है, वरना इनकी वास्तव में कोई औचित्य नहीं होता। ये एनार्कियल फैलेसीज है। एक मिनट, लास्ट। एनार्कियल फैलेसीज, अराजक भ्रम है। एक और बड़ी जोरदार शब्द बोलता है कि ये सारे क्या है? अराजक भ्रम है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस थिंकर ने ये कहा कि ये जो प्राकृतिक अधिकार है ये एनार्कियल फैलेसीज होती है। एनार्कियल होता है अराजक, और फैलेसीज क्या होता है? भ्रम। तो पहले तो मैं ये समझाऊं तो अराजक भ्रम क्या होते हैं। अगर आपने ये कहा कि प्राकृतिक अधिकार निर्बाध है, प्राकृतिक अधिकार अबाध है, इन पे कोई नियंत्रण है, जब आप अधिकारों पे नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों में क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। तो इससे क्या पैदा हो जाएगी? अराजकता। तो ये अराजक भ्रम है। फिर हम कहते हैं कि अलंकारिक बकवास और बैसाखियों पर टिकी हुई बकवास है। इसका तात्पर्य ये है कि दिखने में अच्छी है, लेकिन है क्या? ये बकवास है। अगर तर्क नहीं हो तो इसका बाकी औचित्य नहीं है। तो ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, वास्तव में अच्छी चीज नहीं है। अब फिर ये कहता है फिर अधिकार कैसे होने चाहिए? तो बेंथम कहता है कि अधिकार कैसे होने चाहिए? विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार होने चाहिए। विधिक या वैधानिक अधिकार वो होते हैं जो राज्य की संसद के द्वारा बनाए, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो अगर कोई ये आदमी दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा तो राज्य क्या आएगा? उनकी रक्षा के लिए आ सकता है। अब आपने कहा कि अधिकार ईश्वर की देन है, और कल का कोई आपका अधिकार छीन लेगा तो उनकी रक्षा के लिए ईश्वर नहीं आएगा। राज्य ने दिए तो एक तो राज्य है खुद नहीं छीन पाएगा क्योंकि उसने दिए हैं, लिखित में बांधा हुआ है। दूसरा, अगर दूसरा भी छीनेगा तो बीच में कौन आ जाएगा? राज्य। तो आप सिर्फ अधिकार देने वाले की चर्चा मत करो, इसकी भी चर्चा करो, इसकी रक्षा कौन करेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो हमने इन अधिकारों के मुद्दे को समुद्र में देखा, जिसका संबंध किसी था? जॉन है। तो जॉन लॉक के जब अधिकारों की चर्चा करे तो 3 अधिकारों की चर्चा की। हमने कहा ये अमेरिका के संविधान में भी लिखित है। यह अमेरिका का राजनीतिक राजा कौन है? जॉन लॉक है। फिर हमने महत्वपूर्ण अधिकार माना संपत्ति को, संपत्ति का श्रम सिद्धांत किया, लोकिन परंतु किया, रॉबर्ट नोजी की चर्चा की, उसकी पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया की चर्चा की। इन अधिकारों से जो महत्वपूर्ण चीजें निकली, जिनकी हम बार बार जिन शब्दावलियों की चर्चा करते हैं, वो भी हमने चर्चा कर ली है। अब आप इनको रटोगे नहीं तो इनको देखते ही समझ में आती है ये सारी चीजें किससे संबंधित होती है? उदारवादी राज्य से संबंधित होती है। और अंत में हमने प्राकृतिक अधिकारों को बेंथम की भाषा में क्या कह दिया है? अलंकारिक बकवास और अराजक भ्रम। और इसकी आलोचना एडमंड बर्क भी करता है, जो रूढ़िवादी है। वो क्यों करता है एडमंड बर्क?
क्योंकि वो कौन है, ऐतिहासिक और रूढ़ियों को अधिकार का प्रतीक मानता है, तो उसका अधिकार सिद्धांत अलग है। तो लोक को हमने आधा कर लिया है। अब हम जब आगामी जो अपनी कक्षा होगी उसमें क्या करेंगे, लोक के सामाजिक समझौते की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज टाइम बताओ, अभी क्या हुआ है, लंबी हो गई क्लास।